हेलो दोस्तों, आज हम इंसीडियस चैप्टर 4 द लास्ट की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज की आखिरी मूवी होने वाली है। इसके पहले तीनों पार्ट की स्टोरी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो जाकर आप सभी उन मूवी की वीडियो को देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और हम देर न करते हुए इस मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 5 की न्यू मैक्सिको 1953 से होती है, जहां पर हमें एलिस के बचपन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस के पास साइकिक पावर बचपन से ही होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर को कुछ लोग नहीं समझते हैं, बल्कि उसे एक श्राप मानते हैं। और कुछ लोगों में से एक लोग एलिस के पिता भी होते हैं, जो एलिस के पावर को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिस की माँ को एलिस पर पूरा भरोसा होता है कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है। रात को एलिस और उसका छोटा भाई क्रिश्चियन अपने रूम में आते हैं, जहाँ पर फर्श पर बिखरा हुआ खिलौना होता है। एलिस अपने माँ के पूछने पर बताती है कि इस घर में पहले एक छोटा सा बच्चा रहता था और उसी की आत्मा ने इन खिलौनों को बिगाड़ा है। इस बात पर उसकी माँ विश्वास कर लेती है, क्योंकि उसे अपने बेटी पर पूरा विश्वास होता है। खैर, वह इन दोनों को सोने के लिए कहती है और वो क्रिश्चियन को एक सीटी देती है, ताकि क्रिश्चियन को जब भी डर लगे तो वह उस सीटी को बजाकर उन्हें बुला सके। उसी रात को एलिस को फिर से एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर क्रिश्चियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनकर उनके पिता वहां पर आते हैं और वह एलिस को एक छड़ी से मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब एलिस ही जानबूझकर कर रही है और वह उसके साइकिक पावर को नहीं समझते हैं। फिर एलिस के पिता एलिस को नीचे ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहां पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। फिर एलिस यहां पर जनरेटर को चालू करके रोशनी करती है, लेकिन वहां पर फिर से अंधेरा हो जाता है। तभी एलिस को एक दरवाजे के की होल में से छोटी सी रोशनी आती है और उस दरवाजे के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि एलिस को एक लाल दरवाजा खोलने के लिए कहती है। और उस लाल दरवाजे की चाबी वहीं पर बगल में होती है। और दोस्तों, यहाँ पर यह वही लाल दरवाजा होता है जो हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया यानी आत्माओं की दुनिया से जोड़ता है। और इस दरवाजे को सिर्फ अनोखी शक्तियाँ वाले बच्चे ही खोल सकते हैं, जो एलिस के पास बचपन से ही होती है। इसीलिए वो शैतान एलिस को इस दरवाजे को खोलने के लिए कहता है। फिर एलिस उस दरवाजे को खोलती है तो उस दरवाजे के पीछे से एक शैतानी हाथ बाहर निकलता है, जिसकी उंगलियों में अलग अलग चाबियां लगी होती है और उस डीमन का नाम कीफिश होता है। तभी वहां पर एलिस की माँ भी पहुंच जाती है, लेकिन वह डीमन एलिस की माँ को वहीं पर लटकते हुए वायर से मार देता है। और एलिस को यहाँ से हमेशा यही लगता है कि उसी के चलते उसकी माँ की मृत्यु हुई है। इसके बाद कहानी 2010 में जाती है, जहां पर एलिस को एक व्यक्ति डेड ग्राजा का फोन आता है, जिसके घर में भूतिया घटनाएं हो रही होती हैं। और मिस्टर ग्राजा उसी घर में रहता है जिस घर में एलिस का बचपन बीता है, और एलिस की मां की मृत्यु भी उसी घर में हुई है। अगले दिन एलिस अपने दोनों असिस्टेंट स्पेक्स और टकर को लेकर ग्राजा की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है। और वह अंदर जाकर देखती है कि उस घर के सारे पुराने फर्नीचर और सारे सामान यूं ही पड़े सड़ रहे हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता था। फिर तीनों मिलकर अपनी तहकीकात को शुरू करते हैं, तो एलिस को वहीं पर एक सीटी मिलती है, जिसको कि उसकी माँ ने बचपन में क्रिश्चियन को दिया था, जिसे पाकर एलिस बहुत खुश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक लड़की की आत्मा आती है, जो कि उस सीटी को छीनकर गायब हो जाती है। और उस लड़की की फोटोज स्पेक्स और टकर के कैमरे में कैद हो जाती है। और यहाँ पर आज की तहकीकात यहीं पर रोकना पड़ता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर एलिस मात्र 16 साल की होती है। और इस बार एलिस को लॉन्ड्री रूम में एक लड़की दिखती है, और ये लड़की वही होती है जो एलिस के हाथ से उस चींटी को छीनकर लेके गई है। और यहाँ पर एलिस की माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पिता पागल जैसे हो गए होते हैं और वो एलिस को लगातार टॉर्चर ही करते रहते हैं। फिर एलिस यहाँ पर उस लड़की के बारे में अपने पिता को बताती है, लेकिन उसके पिता उसे ही मारने लगते हैं। लेकिन इस बार एलिस उनका सामना करती है और उन्हें धक्का देकर उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।
और यहाँ पर क्रिश्चियन अकेला अपने पिता के संग में फंस जाता है। अगले दिन एलिस वहाँ के एक बार में जाती है जहाँ पर वो बचपन में जाया करती थी और उसे वहाँ पर दो बहन मलिसा और इमोजिन मिलती है, जिस पर स्पेक्स और टकर चांस मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर एलिस का छोटा भाई क्रिश्चियन पहुँच जाता है और ये दोनों बहनें क्रिश्चियन की ही बेटी होती है। लेकिन यहाँ पर क्रिश्चियन अपनी बहन एलिस से नाराज होता है क्योंकि बचपन में जब उसे एलिस की जरूरत थी तब एलिस उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी और वो उससे कुछ भी बात नहीं करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर एलिस मलिसा को उसी सिटी की फोटो देती है और कहती है कि इसे क्रिश्चियन को दिखाना, जिसे देखकर क्रिश्चियन काफी खुश हो जाएगा। फिर उसी रात को तीनों अपनी आगे की तहकीकात शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि उन्हें कुछ बताना चाहती है और वो आत्मा उन्हें लेकर नीचे बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर वो लोग एक दरवाजे को खोलते हैं जिसके अंदर एक जिंदा लड़की जंजीरों में बंधी हुई मिलती है। तो एलिस उसे खोलने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर इस घर का नया मालिक टेड ग्राजा अपनी गन लेकर आता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है और यहाँ पर सभी समझ जाते हैं कि ग्राजा के ऊपर किसी बुरी साया का कब्जा है और टेड ग्राजा उन्हें उसी पेशवे में बंद करके चला जाता है। लेकिन स्पेक्स बाहर होता है और वो उस घर के अंदर आता है और वो टेड ग्राजा से लड़ते हुए उसे किसी तरह मार देता है। फिर वो तीनों को यहाँ से बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि पूछताछ करने के लिए एलिस को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन उस घर के अंदर क्रिश्चियन अपनी दोनों बेटियों को लेकर आता है ताकि वह उस सिटी को ढूंढ सके और चारों तरफ ढूंढने पर उन्हें सिटी नहीं मिलती है। यहाँ पर मलिसा उस घर में घूमते घूमते नीचे वाले बेसमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसके ऊपर वही डीमन की फिश हमला कर देता है और उसकी आत्मा को द फर्दर में कैद कर लेता है, जिसके बाद रियल लाइफ में मलिसा की बॉडी कोमा में चली जाती है। फिर मलिसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहां पर एलिस पहुंच जाती है जो मलिसा को देखकर सब कुछ समझ जाती है कि उसके पास मलिसा को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। फिर एलिस जल्दी से टक्कर को लेकर उसी बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां पर वो हर तरफ ढूंढने लगती है तो उसे एक लड़की की कपड़े मिलते हैं जिसे छूकर एलिस कुछ महसूस करती है। तो यह कपड़े उसी लड़की के कपड़े होते हैं जिसे कि एलिस ने बचपन में 16 साल की उम्र में लॉन्ड्री रूम में देखा था और उसका नाम एना था। फिर एलिस वहां पर आगे बढ़ती है और उसे एक सूटकेस मिलता है जिसे वो खोलती है तो उसके अंदर एना के कंकाल होते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि जब एलिस 16 साल की उम्र में जिस लड़की को देखा था तब वो आत्मा नहीं बल्कि इंसान थी। लेकिन एलिस के जाने के बाद एलिस के पिता उस लड़की को मार दिए थे। फिर एलिस वहाँ से आगे बढ़ती है तो उसे बहुत सारे सूटकेस मिलते हैं और हर सूटकेस के अंदर अलग अलग लड़कियों के कंकाल होते हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि बहुत साल पहले एलिस के पिता यहाँ पर अलग अलग लड़कियों को लाकर कैद करते थे जिन्हें वो मारकर यहीं पर छिपा देते थे। और यहाँ पर यह बात होती है कि एलिस के पिता एक बुरे इंसान नहीं थे बल्कि वह डीमन की फिश के कंट्रोल में थे जो उनसे यह सब हरकतें करवा रहा होता है और वह यही काम फिर से टेड ग्राजा से भी करवाना चाहता था। और यहाँ पर की फिश आदमियों को कंट्रोल करता था और उनसे हर लड़कियों को कैद करवा के उसी बेसमेंट में बंद करवा देता था। इसके बाद की फिश उन लड़कियों की आत्मा को द फर्दर में कैद कर लेता था। फिर एलिस वहाँ पर आगे बढ़ती है और उसे एक और सूटकेस मिलता है जिसे वो खोलती है और वो जैसे ही उस सूटकेस को खोलती है उसके अंदर से की फिश बाहर निकलता है और वह एलिस की आत्मा को तो फर्दर में कैद कर लेता है। इसके बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। स्पेक्स और टक्कर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह दोनों एलिस को कैसे बचाएंगे। तभी इमोजिन कहती है कि वह एलिस को बचा सकती है क्योंकि उसके पास भी साइकिक पावर है। फिर टक्कर उसे हिप्नोटाइज करता है और उसकी आत्मा को द फर्दर में भेज देता है और यहाँ पर इमोजिन को एना की सोल दिखती है जो उसे अपने पीछे ले जाती है। आगे बढ़ने पर दोनों को एक लाल दरवाजा दिखता है जिसके अंदर एना इमोजिन को अकेले ही जाने के लिए बोलती है क्योंकि एना अंदर गई तो फिर से की फिश उसके सोल को कैद कर लेगा। फिर इमोजिन वहाँ से आगे अकेले ही बढ़ती है। फिर हम एलिस को देखते हैं
जो एक सेल में बंद होती है और वहाँ पर उसके जैसे हजारों सोल कैद होती है। तभी उसे वहाँ पर अपने पिता की सोल दिखाई देती है, जिनको कि एलिस उसी तरह छड़ी से मारने लगती है जिस तरह से बचपन में उसके पिता उसे मारते थे। और यहाँ पर एलिस का दिमाग पूरी तरह से कीफिश के कंट्रोल में होता है और लोग जितना ही एक दूसरे से नफरत करेंगे और एक दूसरे को टॉर्चर करेंगे उतना ही कीफिश अंदर से मजबूत होता रहेगा। लेकिन वहाँ पर तभी इमोजिन पहुँच जाती है और वह एलिस को होश में लाती है। लेकिन यहाँ पर इमोजिन को कीफिश पकड़ लेता है। फिर वो उसकी बहन मलिसा को भी वहाँ पर लाता है। फिर कीफिश इमोजिन और मलिसा दोनों के सोल को मारने लगता है और उन्हें मारकर काफी जख्मी कर देता है। फिर वह एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पिता आके उसे रोक लेते हैं, जिस पर कीफिश को बहुत ही गुस्सा आता है और वह तुरंत ही उसके पिता को मारकर वहीं से मिटा देता है। इसके बाद वह एलिस की तरफ बढ़ता है और वह उसकी आत्मा को कैद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी इमोजिन के हाथ में वही सीटी लग जाती है जिसे कि एलिस की माँ ने बचपन में क्रिश्चियन को दिया था और इमोजिन उस सीटी को एलिस के पास फेंकती है। तो एलिस तुरंत ही उस सीटी को उठाकर बहुत तेजी से बजाती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर तुरंत एलिस की माँ की सोल पहुँच जाती है, जो एक ही झटके में कीफिश को मारकर मिटा देती है। फिर सभी लोग वहाँ से निकलने के लिए लाल दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें दरवाजे के उस पर डाल्टन दिखता है और यह वही सीन होता है जिसे हमने इंसीडियस चैप्टर 1 में देखा था। और इसी दरवाजे के खुलने की वजह से डाल्टन की आत्मा तब फर्दर में कैद हो गई थी, जिस वजह से उसकी रियल लाइफ की बॉडी कोमा में चली गई थी। खैर सभी उस दरवाजे को छोड़कर दूसरा दरवाजा खोलते हैं और मलिसा की सोल को उसकी बॉडी के अंदर भेजते हैं, जिससे रियल लाइफ में मलिसा बच जाती है। फिर एलिस अपने माँ को बाय बोलकर अपने शरीर में वापस पहुँच जाती है और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने शरीर में वापस पहुंचकर ठीक हो जाते हैं। फिर क्रिश्चियन भी अपने बहन से नफरत करना बंद कर देता है। इसके बाद एलिस, स्पेक्स और टकर मिलकर आगे बढ़ते हैं। रात को एलिस सो रही होती है तो उसे एक नाइटमेयर आता है, जिसके अंदर उसे डाल्टन की आत्मा तब फर्दर में फंसी हुई दिखती है, जिसके वजह से डरकर एलिस की नींद खुल जाती है। तो उसे तुरंत ही लॉरेन का फोन आता है तो लॉरेन उसे अपनी सारी समस्या बताती है और यहाँ से एलिस डाल्टन के घर पर जाती है, जहाँ से यह स्टोरी इंसीडियस चैप्टर 1 से फिर से शुरू होती है और इस मूवी की यहीं पर आखिरी एंडिंग हो जाती है। और वैसे देखा जाए तो इस सीरीज की कहीं भी एंडिंग नहीं है, यह सीरीज पूरा अपने आप में ही गोल गोल घूमती रहती है। खैर उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।